हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम पे वीडियो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए विशेस। एंड लेट्स स्टार्ट विद द लॉ रिवीजन। हम क्विक रिवीजन करेंगे बिकॉज फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज टॉपिक्स, तो हम डिटेल्ड में एनालाइज नहीं करेंगे। आई एम एज्यूमिंग कि आप ये सब कंटेंट जो भी है आप एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं कुछ भी यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको। इट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन। सो हम फटाफट आपको एग्जाम्स में हेल्प होगा। हम रिवीजन पर्पज से वन बाय वन टॉपिक्स कवर करेंगे एंड क्विकली एज पॉसिबल टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, so without wasting any time, let's start with the topics. The starting topic is preliminary topics. Okay, so what do you mean by company? Company is incorporated under Companies Act 2013 or under any of the previous laws relating to the companies. What does it mean? That आपका Companies Act 1956 में भी कुछ कंपनीज रजिस्टर हो सकती हैं, तो वो भी यहाँ कवर होंगी। एंड जो Companies Act 2013 में करेंटली रजिस्टर्ड है वो भी यहाँ पर कवर होगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज कंपनी अ सिटीजन? क्या कंपनी एक सिटीजन है? इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स नॉट अ सिटीजन, बट इट्स अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, आप कंपनी को लॉ में रजिस्टर करते हैं तो इट्स अ आपका लीगल पर्सन है, आपका कोई भी सिटीजन नहीं है, कोई भी हमारे आपकी तरह कोई पर्सन नहीं है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट वील? A legal concept that separates the personality of a corporation from the personalities of its shareholders and protects them from being personally liable for the company's debts and other obligations. Since an artificial person is not capable of doing anything illegal or fraudulent, the face of corporate personality might have to be removed to identify the person who are really guilty. दिस इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट रीडिंग द कंटेंट ताकि आपको पता चले कि कहाँ से रीड कर रही हूँ। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? कंपनीज आपका अलग है, कंपनी के पर्सन्स अलग हैं। तो कंपनी एज अ लीगल पर्सन कुछ गलत नहीं कर सकती है क्योंकि कंपनीज के हाथ पैर नहीं हैं। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के लीगल पर्सन्स हैं, वो सिटीजन्स कुछ गलत काम करते हैं तो उसकी वजह से कंपनी को इम्पैक्ट आता है। तो इन केस अगर कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है जो कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, तो उस केस में हम लोग कंपनी का लीगैलिटी जो है उसको साइड में रख के हम कंपनी के अंदर देखेंगे कि किस पर्टिकुलर पर्सन की गलती है, कौन गिल्टी है, जिसकी वजह से वो कंपनी में ड्रॉबैक आया है या कुछ भी मिसहैपनिंग हुई है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। एंड कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या हो गया कि कंपनी एज अ लॉ और लीगल पर्सन की आइडेंटिटी को डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, जो भी कंपनी की पर्सनालिटी है अपने आप में, जो कंपनी एक लीगल पर्सन है एंड जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो सब अलग अलग हैं, हम उनको कंबाइन नहीं कंसिडर कर सकते हैं। और इन केस कंपनी में कुछ गलत होता है तो वी लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड हम शेयर होल्डर्स एंड जो भी डायरेक्टर्स हैं जिसकी भी गलती है देखेंगे कौन गिल्टी है। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज. On the basis of liability, it's limited by shares, limited by guarantee and unlimited company. Limited by shares, जिस कंपनी में आपके जितने भी शेयर्स हैं, जितना आपने रुपीज़ पे नहीं किए हैं शेयर्स के, लाइक अगर 10 रुपीज़ पेड अप था तो आपने 8 ही पे कर रखे हैं, तो 2 रुपीज़ जितना अनपेड अमाउंट है सिर्फ आपकी उतनी ही लाइबिलिटी है। ठीक है, दैट इज़ लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी, इन केस कंपनी का वाइंड अप होता है तो वाइंडिंग अप के केस में आपके जितने एसेट्स हैं कंपनी के, अगर उनको पे बैक करने के लिए, लाइबिलिटीज़ को पे बैक करने के लिए जितना भी अमाउंट कंपनी में रिक्वायर्ड है, आप उतना अमाउंट देने के लिए लाइबल है, उतना आपको अपने शेयरिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दैट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी, कि आपने कंपनी को बनते टाइम एक गारंटी दे रखी है कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप आप कंपनी को हेल्प करेंगे। ओके, देन अनलिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की, आपको शेयर्स जितने थे आपके उससे ज़्यादा भी पैसा मंगवाया जा सकता है और जितने आपने गारंटी दे रखी थी आपको उससे ज़्यादा अमाउंट भी मंगवाया जा सकता है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी में एक ही बंदा कंपनी बनाता है आपका। ठीक है, वो अपना लीगल हायर छोड़ के जाता है कि कल को उसको कुछ हो गया तो उस केस में कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा, कौन उसकी कंपनी ही संभालेगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में कोई मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए आपको, मिनिमम मेंबर्स आपके 2 होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स आपके 200, जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड नहीं है, और आप बाहर पब्लिक को
इनवाइट नहीं कर सकते हो कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। बाहर आउटसाइडर्स को आप इनवाइट नहीं कर सकते हो, आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ ही होंगे, तभी तो वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट फॉर्म में बनी हुई है। देन आपकी पब्लिक कंपनी में भी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपके 2 हैं, मैक्सिमम आपका कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। ये कंपनी शेयर्स आप मार्केट में भी लिस्ट कर सकते हो, जैसे NSE BSE, आप कहीं पे भी स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। और पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी होती है, सब्सिडरी एज इन जिस पे कंट्रोल है उस कंपनी का, तो उस अगर इनकेस वो प्राइवेट कंपनी है, उस पर अगर पब्लिक कंपनी ने कंट्रोल अपना जमा रखा है, तो अगर वो उसकी सब्सिडरी है तो उस केस में हम उसको भी पब्लिक कंपनी मानेंगे, ठीक है। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। सॉरी, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लाइबिलिटी, एंड आपका जो भी हमने ऊपर पढ़ा था वो उस पार्ट में कवर हो गया है, आपका मेंबर्स के बेसिस पे यहाँ कवर हो गया है। जो नेक्स्ट आपका बाइफिकेशन आएगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ओके। कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग एंड सब्सिडरी होती है। एंड होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है। सच कंपनीज किसको बोला गया है, वन और मोर अदर कंपनीज, ठीक है, वन और मोर अदर कंपनीज जिसपे होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है, ठीक है, उसका कंट्रोल है जिन कंपनीज पे, तो उन कंपनीज को सब्सिडरी कंपनीज बोला गया है। और सब्सिडरी कंपनी कौन होती है, जहाँ पे होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, या तो वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, और एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ईदर ऑफ इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है। या तो वो अकेला उस कंपनी पे हक जमा के बैठा है, अकेला उसने कंपनी को कैप्चर कर रखा है, या फिर अपनी 1-2 सब्सिडरीज के साथ मिलकर उस पर, लाइक मैं हूँ ए का बी पे 50% शेयर है, सॉरी 20% शेयर है सपोज, एंड बी ने सी पे 20% कवर कर रखा है, तो 20 इसका प्लस 20 उसका, 20, तो आपका 40% कंट्रोल आ गया, चाहे आपने सब्सिडरी के थ्रू उसको कवर कर रखा है या आपने खुद के थ्रू कवर कर रखा है, ठीक है। तो आप कंबाइंड देखोगे कि कंबाइंड आपका कितना कंट्रोल है उस पर्टिकुलर कंपनी पे, ओके। तो तब वो आप चेक करोगे आपकी सब्सिडरी है या नहीं है। देन नेक्स्ट एसोसिएट कंपनी, कंट्रोल के बेसिस पे एसोसिएट कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम उसको बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल और ऑफ बिजनेस डिसीजन और एन एग्रीमेंट, कुछ भी एग्रीमेंट किया है, कोई भी बिजनेस डिसीजन हो रहा है, कोई भी शेयर कैपिटल है, किसी भी मेन इंग्रेडिएंट जो उस कंपनी का है उस पर अगर आपका 20% कंट्रोल है, दैट मीन्स यू एक्सरसाइज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन दैट कंपनी, ओके। फिर कैपिटल के बेसिस पे लिस्टेड अनलिस्टेड, लिस्टेड जो भी किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, अनलिस्टेड जो लिस्टेड नहीं है, ओके। देन अदर कंपनीज कौन कौन से टाइप की होती हैं, वन इज गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज एटलीस्ट जिसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखा है। गवर्नमेंट कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आधा आधा होल्ड कर रखा है, या पूरा स्टेट गवर्नमेंट का है या पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इधर वेज में आपका वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। देन आपका स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी में स्मॉल कंपनी से प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, और फॉर सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शेल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ रुपीज़, जितना उसका AOMOA में प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है, या फिर उसने खुद से 50 लाख से ज़्यादा रखना चाहता है, या टाइम टू टाइम लॉ भी प्रिस्क्राइब करता है, तो 50 लाख इज़ द मिनिमम कि आपको चाहिए, ठीक है। वो 50 लाख से कम हो सकता है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं करेगा, ज़्यादा तब करेगा जब प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन जितना प्रिस्क्राइब आप करोगे वो मैक्सिमम 5 करोड़ ही हो सकता है, यानी इन एनी केस आपकी स्मॉल कंपनी की टर्नओवर आपका 5 पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। एंड टर्नओवर का क्या क्राइटेरिया है, 2 करोड़ रुपीज़ है, एंड सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और हायर अमाउंट टर्नओवर के केस में क्या है, 20 करोड़ रुपीज़, पेड अप कैपिटल 50 लाख और 5 करोड़, एंड टर्नओवर 2 करोड़ एंड 20 करोड़, ओके। देन आपका है फॉरेन कंपनी,
फॉरेन कंपनी इज एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया में नहीं बनी है ये कंपनी, इसलिए इसको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ठीक है, ये बाहर इनकॉर्पोरेटेड है तो इसलिए इसको फॉरेन कंपनी बोला जा रहा है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode। ठीक है, बनी बाहर है लेकिन बिजनेस अपना यहाँ पे कर रही है या तो खुद से या उसके किसी एजेंट के थ्रू, खुद प्रेजेंट होके फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे। अब लाइक पहले गूगल वगैरह था तो गूगल वगैरह को इंडिया में टैक्सेबल नहीं किया जाता था क्योंकि ऐसा बोलता था फॉरेन कंपनी है, बाहर का ट्रांजेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड से करिए, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी आप कंसिडर करोगे कि वो इंडिया में ऑपरेट हो रही है। ठीक है, तो उसको भी हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। या फिर अगर फिजिकली नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड कर रही है तो आपके किसी भी टाइप की बिजनेस एक्टिविटी को इंडिया में कंडक्ट कर रही है। ठीक है, या तो वो इंडिया का में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, एजेंट के थ्रू है, फिजिकली है, बिजनेस प्लेस यहाँ नहीं है, प्लेस ऑपरेट यहाँ से कर रही है। ठीक है, प्लेस यहाँ नहीं है, अगर एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं देन ऑल्सो इट्स अ फॉरेन कंपनी। अगर प्लेस यहाँ पर है, एक्टिविटी बाहर हो रही है कहीं और, देन ऑल्सो इट्स अ फॉरेन कंपनी। दैट मीन्स किसी भी वे में अगर वो आपका इंडिया से रिलेटेड है और वो कंपनी इंडिया से बाहर बनी है तो आपका फॉरेन कंपनी कहलाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इंडिया से रिलेशन आ रहा है। ओके, देन कुछ कंपनीज होती हैं सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से बनाई जाती है कंपनीज। ठीक है, एनजीओज हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, तो फॉर्म विद फॉर द प्रमोशन ऑफ द कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन एक्सेट्रा। इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ऑपरेट्स अंडर अ स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा इन कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, देन आपका डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी बनी क्यों है? बनी ही इसलिए है कि आपने एक फ्यूचर प्रोजेक्ट डिसाइड किया है कि हम ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, टिल देन आप उस पर वर्क कर रहे हो, कंपनी में अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, कंपनी इज़ नॉट ए एक्टिव कंपनी, आपने गवर्नमेंट को अप्लाई किया है कि मैं ये कंपनी को एज अ डोरमेंट कंपनी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने उसको एज अ डोरमेंट कंपनी बनाया है, आपने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि मुझे किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बना के छोड़नी है जो आज से 2 साल बाद मेरे काम आएगी। ठीक है, आपने वहाँ पे कुछ एसेट्स खरीद के रख दिए हैं, कोई आपका ब्रांड है, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आपने खरीद के रख दी है। ठीक है, उसमें कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, आप कुछ फाइलिंग नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो एक इनएक्टिव कंपनी है तो आपको रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे एज अ डोरमेंट कंपनी बनना है। एंड जब वो एक्टिव हो जाएगी उस दिन आपका डोरमेंट का स्टेटस खत्म हो जाता है, तब आप नॉर्मल कंपनी की तरह ऑपरेट करने लगते हो। ओके, सिमिलरली एक निधि कंपनीज होती हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप कॉस्ट कटिंग करके कम लेवल पे कम कॉस्ट से आप बिजनेस ग्रो करो। ठीक है, सेविंग्स करो, जो मेंबर्स होते हैं वही आपस में डिपॉजिट्स करके आपकी कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट इज कॉस्ट कटिंग, कम कॉस्ट पे आप काम कर रहे हो। मेंबर्स के अंदर सेविंग्स का वो ऑब्जेक्टिव होता है कि आप सेविंग्स करना सिखाते हैं कि आप कैसे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मेंबर्स ही आपस में सेव करके मेंबर्स ही आपस में बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, उनसे डिपॉजिट रिसीव करते हैं और मेंबर्स को ही लेंड करते हैं। जैसे 5 लोगों ने मिलके पैसा जमा कर लिया और 5 में से किसी को भी ज़रूरत है तो उन्होंने निकाल लिया, अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कंपनी बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं हम निधि कंपनी। ठीक है, देन आपका यहाँ से इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक बार हम रिकॉल कर लिया, अभी तक हमने 2 हम रिवीजन ही कर रहे हैं बट स्टिल एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। कंपनीज क्या है? कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनी एक सिटीजन नहीं है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कैसे करते हैं? टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमने लाइबिलिटी के बेसिस पे देखा था, जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है और अनलिमिटेड कंपनी है। देन आपका मेंबर्स के बेसिस पे 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल आपका होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी। देन आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इज लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। देन अदर कंपनीज में हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा, स्मॉल कंपनी पढ़ा एंड आपका फॉरेन कंपनी पढ़ा। फिर आपका सेक्शन 8 कंपनीज आता है, डोरमेंट कंपनी, एंड देन लास्ट में हमने निधि कंपनी पढ़ा था। ओके, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक में मूव कर रहे हैं, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, आई होप आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा, हमने बहुत कम टाइम में इसको फिनिश किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में हमारे मेनली 3 टॉपिक्स हैं। वन इज MOA, AOA एंड स्टेप्स क्या हैं इनकॉर्पोरेट करने के लिए। MOA AOA का फुल फॉर्म आपको पता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ
ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है। कंपनी का मेमोरेंडम बनता है जिसमें पर्टिकुलर क्लॉजेज होते हैं कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी को क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है मेमोरेंडम में। देन आपका आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स में बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने हैं। आर्टिकल्स में जो चीज़ मेंशन कर दी है कंपनी उससे बाहर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती है। ओके, एमओए इम्पॉर्टेंट है, इसके 5 क्लॉजेस हैं। सबसे पहला है नेम क्लॉज, जिसमें आपको कंपनी का नेम बताना है कि कंपनी किस नाम से रजिस्टर है, एंड अगर आपको उस नेम को ऑल्टर करना है देन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और नाम चेंज करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपने एक बार नाम चेंज करने के लिए अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आपको नया नाम इशू होगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव होगा गवर्नमेंट से, ठीक है। देन सेकंड इज द डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ सिचुएटेड है, आप कहाँ से बिजनेस कर रहे हो, किस एड्रेस से वर्क कर रहे हो, आपको वो मेंशन करना है। और उसमें अगर आपको अल्टरेशन रिक्वायर्ड है तो उसमें भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना नेसेसरी है। अगर एक स्टेट से चेंज हो रहा है दूसरे स्टेट में तब भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, ठीक है। देन आपका है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या करने के लिए कंपनी बनी है, क्या करना चाहती है, जो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है वो सब आप ऑब्जेक्ट्स में मेंशन करोगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। इट एनेबल्स द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर डीलिंग विद द कंपनी टू नो कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है कंपनी का, एंड अंडरटेक एनी एक्ट बियॉन्ड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट क्लॉज इज अल्ट्रा वायर्स हेंस वॉइड, ठीक है। ऊपर हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पढ़ा था, तो आपको अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट भी कोई काम हो रहा है और आप किए जा रहे हो वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट व्हील आप लिफ्ट कर सकते हो कि कंपनी अगेंस्ट में काम कर रही है। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको ऑब्जेक्ट जो मेंशन करना है आप उस ऑब्जेक्ट के बाहर काम नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो आपको अपना आर्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको अमेंड करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है। पोस्टल बैलेट क्या होता है, सब पोस्ट के थ्रू जो मेंबर आ नहीं सकता है मीटिंग में तो वो पोस्ट के थ्रू अपना वोट भेजते हैं, दैट इज नोन एज पोस्टल बैलेट, ठीक है। तो आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट्स लेने हैं, एसआर पास करना है, एंड देन आपका न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है कि आप ये पर्टिकुलर क्लॉज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है यानी जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो शेयर होल्डर्स इस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं, जो इस पर्टिकुलर ऑल्ट्रेशन के फेवर में नहीं है, उनको आप परमिशन दोगे कि आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स आपको छोड़ के जा सकते हैं, वो उनके हाथ में है, वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर देंगे कंपनी को, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी विच रेज्ड मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस प्लस मनी अनयूटिलाइज्ड, ठीक है। जो प्रोस्पेक्टस के थ्रू जिन कंपनी ने मनी रेज किया था उसके पास ही शेयर होल्डर्स होंगे, और जो भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं दैट मीन्स जो एग्री नहीं करते हैं इस ऑल्ट्रेशन से वो छोड़ के जा सकते हैं, उनको आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे। फोर्थ क्लॉज है आपका लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है। लाइबिलिटी क्लॉज में कंपनी अगर आपको लाइबिलिटीज़ मेंशन करनी है कि डिफरेंट केसेस में आपका डिफरेंट लोगों की क्या लाइबिलिटी होगी। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी है, जितना अनपेड अमाउंट है उनका, ये चीज़ आप लाइबिलिटी क्लॉज में मेंशन करोगे, ओके। एंड देन आपका लिमिटेड बाय गारंटी है, उसमें आप अमाउंट स्पेसिफाई करोगे कि आप कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना है आपको इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है, कितनी शेयर कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, आपको वो चीज़ मेंशन करनी है लाइबिलिटी क्लॉज में, ठीक है। देन 1% कंपनी, 1% कंपनी के केस में ऊपर हमने देखा था वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको लीगल हायर बताना है कि कौन होगा, ठीक है। तो अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ सब्सक्राइबर, जो भी आपका शेयर्स खरीद रहा है, जो भी 1% है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो कौन मेंबर बनेगा, कौन लीगल हायर होगा उसके एब्सेंस में, ओके। और अगर आपको इस कैपिटल क्लॉज में, आपको लाइबिलिटी क्लॉज में कुछ भी ऑल्ट्रेशंस करने हैं तो आपको ऑल्ट्रेशन आप कर सकते हो, लेकिन किस केस में नहीं कर सकते, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। गारंटी है लेकिन उस कंपनी में कोई शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो अगर वो कंपनी किसी भी पर्सन को लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर ये मेंशन करने के लिए बोलती है कि हम उसको प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट देंगे, ठीक है। मेंबर्स की शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी में, उनको बस गारंटी है कि कंपनी वाइंडिंग अप केस में उनको पे करना होगा, उस केस में अगर कंपनी ऑल्टर करके ये क्लॉज डालना चाहती है कि वो प्रॉफिट्स भी डिवाइड करेगी उन मेंबर्स के बीच में,
किस केस में? कंपनी गारंटी वाली लिमिटेड कंपनी है एंड उसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है। उस केस में अगर वो प्रॉफिट्स डिवाइड करना चाहती है तो वो वाला पर्टिकुलर ऑल्टरेशन वॉइड होगा, ठीक है, नहीं माना जाएगा। और उसके अलावा आप कोई भी ऑल्टरेशन कर सकते हो। ओके, देन आपका है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आपका स्पेसिफाई होगा कि कितने कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, किसने कितनी शेयर कैपिटल लगाई है, कितने शेयर्स किसके पास है और उनके सिग्नेचर्स होंगे। ठीक है, ये आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। देन आपका आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेगुलेशंस होते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के, कि कंपनी क्या क्या चीज़ें मैनेज कर रही है। एंड मैंने जैसे बोला, आप आर्टिकल्स के बाहर काम नहीं कर सकते हो, जो आर्टिकल्स में मेंशन है आपको वही काम करना होगा। ठीक है, आर्टिकल्स को अगर आपको ऑल्टर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक है, ऑल्ट्रेशन में क्या क्या कवर होता है? इट इंक्लूड्स द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी एंड वाइस वर्सा। However, when public company is converted into private, then आपको ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना होगा। ओके, एओ में अगर आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, अप्रूवल ले रहे हो ट्रिब्यूनल से, इसको आपको 15 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी को फाइल करना है। ठीक है, अगर ऑल्ट्रेशन एक बार रजिस्टर हो गई तो वो वैलिड होगी और माना जाएगा कि ओरिजिनली जो एओए था उसमें ये ऑल्ट्रेशन इंक्लूडेड थी। ओके, फिर आपको कंपनी अब इनकॉर्पोरेट करनी है। उसके स्टेप्स क्या क्या हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के? आप डिजिटल सिग्नेचर्स ऑब्टेन करोगे। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स आप सबको पता होगा। आप ऑब्वियसली अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, अगर आप अपने लैपटॉप पीसी यूज़ करके अगर कोई फॉर्म भर रहे हो तो उस केस में आप अपने पेन से साइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में आपको डिजिटल सिग्नेचर्स चाहिए। वो एक पेन ड्राइव फॉर्म में आते हैं, आप सिस्टम पे लगा के उसे साइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप डिजिटल सिग्नेचर्स अवेल कराओगे, ऑब्टेन करोगे। बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कराती है, उनके पास सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, देन आपको जितने भी डायरेक्टर्स हैं आपकी कंपनी में उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। ठीक है, डिन नंबर चाहिए। देन आप कंपनी का प्रपोज करोगे नेम, कि आप नेम क्या रखना चाहते हो। ठीक है, नेम प्रपोज करने के बाद आपको एमओए बनाना है कंपनीज का, उसमें सारे क्लॉजेस मेंशन करने हैं, आर्टिकल्स में सारे रेगुलेशंस मेंशन करने हैं। ठीक है, वो करने के बाद आप एप्लीकेशन दोगे कि अब आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। ठीक है, रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा एंड देन आपको, अगर उसको लगता है कि सब सही है तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉट कर देगा। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आपको नोटिस आ जाएगा। अगर आपको उसको लगता है कि सब सही है, सारे कंटेंट्स चेक करने के बाद आप आरओसी को फीस पे करोगे। फीस पे करने के बाद आपको सर्टिफिकेट फाइनली इशू हो जाएगा। Okay, so our this topic is also completed, incorporation of companies. अब हमारा अगला टॉपिक है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, पता है ना, मनी रेज करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है एंड फिर आपको सिक्योरिटीज अलॉट करती है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेट्स सी, इफ़ अ कंपनी हैज़ लाइबिलिटी टू पे एंड इट नीड्स मनी, अगर उसको पैसा चाहिए कंपनी को कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटीज़ इशू करती है। ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी होगी तो पब्लिक केस में आप बाहर पब्लिक से भी ऑफ़र ले सकते हो। ठीक है, आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो, आप पब्लिक ऑफ़र ले सकते हो। ठीक है, पब्लिक ऑफ़र में आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स हैं। ठीक है, देन प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ऑफर कर सकती है। अभी हम पढ़ेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, बोनस इश्यूज कर सकती है, राइट इश्यूज कर सकती है और मार्केट से अमाउंट प्रोक्योर कर सकती है। अदरवाइज प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना अलाउड नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको आपने यूज़ किया है, इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस नेम से आप इशू करते हो, उसमें क्या क्या है, इंक्लूड्स रेड हेरिंग, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस के नाम है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, और कोई नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में भी आप इन्वाइट कर सकते हो पब्लिक से ऑफर। ठीक है, एंड फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज और बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, देन आपका है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। उसका मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इन विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरइन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशूज ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दी तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करनी है, लेकिन आप शेल्फ, जैसे शेल्फ होता है ना, तो वैसे आप लेवल्स में आप वन बाय वन आप
शेयर्स इशू कर रहे हो, आप ऑफर ले रहे हो कंपनी से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, लेकिन आपको हर बार आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सर्टेन पीरियड में आप एज अ शेल्फ आप इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। देन आपका है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस which does not include complete particulars of the quantum और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। आधी अधूरी प्रोस्पेक्टस को रेड हेरिंग बोलते हैं, जिसमें आपका प्राइस और क्वांटम एग्जैक्टली मेंशन नहीं होता है। देन एब्रिज्ड इज काइंड ऑफ अ ड्राफ्ट, ठीक है, जिसमें कुछ फीचर्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के जो कि सेबी ने बोला है कि ये रेगुलेशंस हैं, तो वो आप एब्रिज प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हो, ठीक है। एक टाइप का मेमोरेंडम है जिसमें आपके सारे फीचर्स मेंशन होते हैं जो भी सेबी ने डिस्क्राइब किए हैं, ओके। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहती है, आपकी कंपनी की जनरल इन्फॉर्मेशन चाहती है, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि उसको देख के लोग आपके कंपनी में शेयर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको सारा डिटेल्स देना ही है, ठीक है। स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन जाएगी, और कुछ भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ये चीज़ आपको प्रोस्पेक्टस में दिखानी है तो आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रोसेस बता रहे हैं आपको। प्रोस्पेक्टस जब भी आप कर रहे हो, इशू कर रहे हो, देन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, प्लस आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, एंड अगेन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को आप एग्जिट ऑफर दोगे। अलॉट कैसे करोगे, आपको मिनिमम अमाउंट कितना सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, वो आप देखोगे। एप्लीकेशन मनी आपको पूरा कितना रिसीव हुआ है, जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है, सपोज आपने 1 लाख मांगा तो उसका 5% अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपका वो फुलफिल नहीं होता है, आपका ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन मनी 5% रिसीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंटेज स्पेसिफाई कर रखी है सेबी ने, और इसके अलावा अगर सेबी कुछ प्रिस्क्राइब करेगा तो आपको वो भी फुलफिल करना होगा, ठीक है। अगर सपोज आपको मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हुआ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हुआ है, तो जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू करी थी उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप सारा अमाउंट वापस कर दोगे, ठीक है। जो भी सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है टाइम पीरियड या फिर 30 डेज का, आप अमाउंट रिटर्न कर दोगे, ठीक है। और जिस दिन क्लोज हुआ था, जब इशू क्लोज हुआ है, वहाँ से 15 डेज के अंदर अंदर जो भी अमाउंट रिसीव है वो भी आप रिटर्न हो जाएगा। अगर 30 डेज के अंदर अंदर आपकी 5% एप्लीकेशन मनी नहीं आया है, तो आप 15 दिन के उससे नेक्स्ट क्लोज ऑफ इशू से 15 डेज के अंदर अंदर आप अमाउंट रिटर्न कर दोगे, ठीक है। ये आपका आपने इशू किया, यहाँ से 30 डेज तक का वेट करोगे। 30 डेज के में आपके पास अगर यहाँ पर 5% एप्लीकेशन मनी नहीं आया है, तो जब आपका इशू क्लोज हुआ, उस क्लोज से 15 दिन के अंदर अंदर आपको अमाउंट सारा जितना रिसीव हुआ है तब तक, मे बी 3% 4%, तो वो आपको सारा रिटर्न करना होगा, ओके। When company makes allotment of securities, shall file a return of allotment with the registrar, ठीक है। जब कंपनी ने अलॉट कर दिया है सिक्योरिटीज़ को, तो आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे। अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, आपने नहीं फाइल किया है, तो 1000 ईच डे का पेनल्टी है, 1 लाख रुपीज़ है, जो भी दोनों में से कम होगा, ठीक है। मैक्सिमम इज़ 1 लाख। अगर स्टेटमेंट में कुछ गलत दिखाया है तो सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, दो टाइप की लाइबिलिटीज़ है। सिविल लाइबिलिटी काउंटर पार्टी, किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है, अगर आपकी पार्टी के अगेंस्ट आपने कुछ गलत किया है तो उसको सिविल लाइबिलिटी बोलते हैं। जो भी लॉस होकर डैमेज होगा आपको वो भरना पड़ेगा, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर, ठीक है। एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी अगेंस्ट स्टेट माना जाता है, थोड़े बड़े लेवल की लाइबिलिटी, इसमें आपका गिल्टी माइंड होता है, आपने जानबूझ के कुछ गलती करी है, आपकी गिल्टी की इंटेंशन थी, तो इसमें क्रिमिनल कोड प्रोसीजर कोड 1973 लगता है, ठीक है। ऊपर हमने एक टर्म पढ़ी थी प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि आप एक ग्रुप ऑफ पर्सनस को प्राइवेटली एडवर्टीजमेंट नहीं करते हो, कोई ओपन ऑफर नहीं देते हो, प्राइवेटली उनको शेयर्स अलॉट करते हो, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट में कैसे शेयर्स अलॉट होते हैं, ठीक है। पहले आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर इशू करोगे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट मनी आएगा आपके पास, ठीक है। देन आप सिक्योरिटीज अलॉट करोगे जब आपके पास एप्लीकेशन मनी आया उसके 60 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। देन आपको जितना मनी रिसीव हुआ है उसको आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, ठीक है। सेपरेट बैंक अकाउंट में आपने उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। देन जो भी रिटर्न है, अलॉटमेंट जो आपको रिसीव हुआ है उसकी रिटर्न एक फ़ाइल होती है, तो वो रिटर्न आपको रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। उसमें आप हर टाइप के जितने भी आपके सिक्योरिटी होल्डर्स हैं आप उनका नाम मेंशन करोगे। अगर आपने कुछ भी फॉलो नहीं किया है तो जो भी प्रमोटर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो लाइबल होंगे पर्सनली, ठीक है, अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है तो।
प्रोसीजर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अलॉटमेंट, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में आपने ले लिया है पैसा और अलॉट नहीं कर पाए हो तो क्या प्रोसीजर है। अगर कंपनी फेल करती है इस अलॉटमेंट में 60 डेज़ के अंदर अंदर रिसीव के, तो आपको एप्लीकेशन मनी वही सेम है, 60 डेज़ की एक्सपायरी में 15 दिन के अंदर अंदर पे करना होगा। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो 30 डेज़ का टाइम पीरियड था, उसके बाद 15 दिन में रिटर्न करना है। ठीक है, अगर कंपनी वो भी फेल हो जाती है, अगर 15 दिन में नहीं रीपे कर पाती है, तो कंपनी को रीपे करना होगा एप्लीकेशन मनी, और साथ की साथ 12% पर एनम इंटरेस्ट भी पे करना होगा 60th डे के बाद से। ठीक है, हमारा एक और टॉपिक खत्म हो गया है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ेंगे हम इसमें। शेयर कैपिटल में आपके दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है उसमें आपके कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। ठीक है, या फिर डिफरेंशियल राइट्स होता है, जैसे डिविडेंड पे राइट हो गया हो। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है उन पर प्रेफरेंशियल राइट होता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको तो करना ही करना है, उनके पास डिफरेंशियल राइट हो भी सकता है लेकिन उनके पास वोटिंग राइट होता है, तो उनको वो काम करना है तो करना ही है। प्रेफरेंस शेयर्स के पास प्रेफरेंस होती है हर चीज़ को लेके कंपैरेटिवली, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, कंपनी की वोटिंग में उनका कोई रोल नहीं होता है। द शेयर्स और डिबेंचर्स जो भी है, जो भी इंटरेस्ट है कंपनी का, मेंबर का, ठीक है, और जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो ट्रांसफ़र होती है तो वो सब आपका आर्टिकल्स में जो भी मेंशन है उसके बेसिस पे ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, जो भी शेयर्स आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बी इट इक्विटी शेयर्स, बी इट आपके प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, वाइंडिंग अप में प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि अगर वाइंड अप होगा तो जो भी कंपनीज के एसेट सेल हो रहे हैं उनसे जो पैसा आ रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो प्रेफरेंस मिलेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं आपका डिविडेंड पे आउट के बेसिस पे। ठीक है, कि कौन सा टाइप का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉन क्यूमुलेटिव है, पार्टिसिपेटरी है, नॉन पार्टिसिपेटरी है। क्यूमुलेटिव में आपका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, एक साथ पे होता है। नॉन क्यूमुलेटिव में आपका डिविडेंड जो नहीं पे हुआ है वो लैप्स हो जाता है, आपका क्यूमुलेट नहीं होता है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी में आप कंपनी के फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, नॉन पार्टिसिपेटरी में आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ शेयर्स में शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, पूरे, आधे, या आपकी मर्जी, आपको नहीं करना, या फिर नॉन कन्वर्टेबल है। ठीक है, रिडीमेबिलिटी पे शेयर्स जैसे डिबेंचर्स आपके रिडीम हो जाते हैं, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को भी आप कुछ टाइम बाद रिडीम करा सकते हो। तो प्रेफरेंस शेयर्स आपके रिडीमेबल हैं या इररिडीमेबल है, वो भी आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देन प्रेफरेंस शेयर्स इशू कैसे करते हैं, आपको एसआर पास करना है जनरल मीटिंग में कंपनी में। ठीक है, द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैज़ नो डिफॉल्ट इन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब भी प्रेफरेंस शेयर्स का एक नया इशू हो रहा है, जब भी प्रेफरेंस शेयर्स नया कंपनी इशू कर रही है, तो उस टाइम पर कंपनी ने पहले कभी प्रेफरेंस शेयर्स इशू में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, या वो डिफ़ॉल्ट अभी इस टाइम पे चल नहीं रहा होना चाहिए। ठीक है, कंपनी कोई भी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करेगी जो कि 20 ईयर्स इशू के 20 ईयर्स बाद रिडीमेबल है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है अगर, तो उस केस में 30 ईयर्स का टाइम पीरियड भी हो सकता है, और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू कर ही नहीं सकती है। कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, जो भी प्राइस अब नॉमिनल प्राइस है उससे ऊपर जितना भी वो करना है, लेकिन कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 53 प्रोहिबिट करता है कंपनी को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करने के लिए। ठीक है, अगर कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो वो कंडीशन वॉइड होगी। देन आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स आते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कि आप कंपनी के डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को कुछ डिस्काउंट पे शेयर्स दे देते हो। वो आपके इंटरनल मेंबर्स हैं तो कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए उनको, राइट। तो उनको आप शेयर्स दे रहे हो कुछ डिस्काउंट पे, ओके। या फिर आप थोड़ी बहुत कंसिडरेशन ले रहे हो, कैश ले लिया, ठीक है, उनको कुछ एसेट एक्सचेंज कर लिया, या कुछ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में राइट्स दे दिए, तो किसी भी चीज़, वट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से एक्सचेंज कर रहे हो या फिर उनको डिस्काउंट पे दे रहे हो। ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ऑलरेडी जो शेयर्स इशू हो चुके हैं, आप नए इशू नहीं करोगे, फ्रेश अलॉटमेंट नहीं होती है, जो ऑलरेडी शेयर्स इशूड हैं उन्हीं में से आप कंपनी के डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ को दोगे। ठीक है, कंपनी को बिजनेस कमेंस किए हुए 1 ईयर हो चुका है,
ठीक है, उसके बाद ही आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हो। एटलीस्ट 1 year मस्ट हैव इलैप्स्ड सिंस द कंपनी हैज़ कमेंस्ड बिजनेस। ओके, द इशू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, जनरल मीटिंग में एसआर पास करना है। द रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, the price and the employees to whom these are provided. Okay, and the shares must be issued in accordance with SEBI regulations. Then आपका bonus shares and capitalization of reserves. The company may issue fully paid bonus shares to its members in any manner. ठीक है, कहाँ से बोनस शेयर्स इशू कर सकती है? द कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फ्रॉम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, जब आप बायबैक करते हैं तो आपको सीआरआर क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पे भी अमाउंट जाता है, आप उससे भी बोनस शेयर इशू कर सकते हो। कंडीशंस क्या क्या है? आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए, आपके जनरल मीटिंग में ऑथराइज होना चाहिए, कोई भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट डिफॉल्टेड नहीं है, ठीक है, कोई भी स्टैट ड्यूज कंपनी के डिफॉल्टेड नहीं है, और जो भी शेयर्स हैं जिसके बिहाफ पे आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो, जिन शेयर्स के बदले में आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो, दो शेयर्स शुड बी फुली पेड अप शेयर्स। ओके, और जो भी कंडीशंस है उसके अलावा वो भी कंप्लाई हो रही है। देन सिक्योरिटीज़ का बायबैक हो रहा है। बायबैक क्या होता है कि अपने खुद की सिक्योरिटीज़ कंपनी बाहर से मार्केट से वापस परचेज कर रही है, ठीक है। द प्रोसीजर विच इनेबल्स अ कंपनी टू गो बैक टू द होल्डर of the shares or specified securities and offer to purchase from them the securities that they hold। ठीक है, कई बार कंपनी का कंट्रोल छूटने लगता है अपने खुद से, तो वो दूसरों ने जो शेयर्स खरीदे हैं वो उनको बायबैक ऑफर करती है और कंपनी खुद से अपने शेयर्स खुद खरीद लेती है ताकि कंट्रोल वापस आ जाए। कंडीशंस क्या क्या है? ऑब्वियसली आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए, तभी आप बायबैक कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। देन बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन में बायबैक की कंडीशंस हैं कि आप कितना बायबैक कर सकते हो, आपको उतना ही अलाउड है, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बायबैक अप टू 10% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है। आपका इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स जितने हैं उसका 10% ही बायबैक कर सकते हो। अगर 10% से ज़्यादा कर रहे हो, मैक्सिमम लिमिट इज 25%, 25% से ऊपर तो आप वैसे भी नहीं कर सकते हो। तो अगर 10 से ज़्यादा कर रहे हो बट 25 से नीचे है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। बायबैक करने के बाद जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है वो या तो 2 है या फिर 2 से कम है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी सिक्योरिटीज़ बायबैक कर रहे हो, दोज आर फुली पेड, पार्टली पेड शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड शुड नॉट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year। जब आपने शेयर्स इशू किए थे उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक नहीं करना है, 1 year का टाइम लैप्स हो चुका होना चाहिए, ठीक है। कंपनी लिस्टेड है और सेबी के रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रही है, ओके। देन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसका मतलब क्या होता है? दैट आप अपनी मर्जी से यू आर वॉलेंट्री ट्रांसफरिंग द राइट्स एंड पॉसिबली द ड्यूटीज़ ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, फ्रॉम अ शेयर होल्डर हु विशेस टू सीज टू बी अ मेंबर टू द पर्सन डिज़ायरस ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। एक मेंबर जो चाहता है कि अब मुझे मेंबर नहीं रहना, और एक मेंबर है जो चाहता है कि मुझे कंपनी का मेंबर बनना है। तो जो नहीं रहना चाहता वो उस पर्टिकुलर पर्सन को, दूसरे पर्सन को अपनी मर्जी से वॉलेंट्रीली अपने राइट ट्रांसफ़र कर रहा है, वॉलेंट्री अपने शेयर्स दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ठीक है। 10 शेयर्स इन अ कंपनी आर ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शंस इन द आर्टिकल्स। जैसे आप कंपनी के एसेट्स बेचते हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे गाड़ी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो उसी तरीके से शेयर्स को भी बेचा जा सकता है, अदरवाइज अगर कोई आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन आपने मेंशन कर दी है तो, ठीक है। मेथड क्या है ट्रांसफ़र का? जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रॉपर ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए, नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन क्या है कंपनी का, जो भी ट्रांसफरर है, ठीक है, और जो भी ट्रांसफररी है उसके भी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। और जो भी सर्टिफिकेट है रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ वो भी आप इशू करोगे। अगर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है या फिर लॉस्ट हो गया है या फिर अनडिलीवर हुआ है तो कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफ़र एंड इशू शेयर विद इन 1 month, ठीक है। सपोज आपने ऊपर लिखा है ना कि आपको विद इन 60 days इतने टाइम में हो जाना चाहिए, कल को अगर नहीं हुआ, खो गया, अनडिलीवर रह गया, कुछ भी केस हो सकता है, तो उस केस में कंपनी नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है और उसका टाइम पीरियड है 1 month, ठीक है। और कंपनी रिफ्यूज़ भी कर सकती है कि मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में रिफ्यूज़ल का नोटिस 30 दिन के अंदर अंदर भेजना है ट्रिब्यूनल को, ठीक है। और ट्रांसफरी जो है, जिस
को मिलने थे, ठीक है, वो अपील कर सकता है एनसीएलटी में उसके 30 दिन के अंदर अंदर। जब कंपनी का टाइम पीरियड 30 डेज़ का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर वो अपील कर सकता है। और अगर उसको कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है, जैसे कंपनी का टाइम पीरियड है 30 डेज़ में नोटिस भेजने का, अगर कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है देन इट कैन अपील टू एनसीएलटी इन 60 डेज़, ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कंसर्न डिपॉजिटरी हैज़ नो डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज़ और विदहोल्ड ट्रांसफ़र ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑन एनी ग्राउंड। पब्लिक कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में नहीं है कि वो कोई ट्रांसफ़र को रोक सके अगर उनके पास कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, ठीक है। रिफ्यूज़ल का नोटिस वही 30 डेज़ में भेजेंगे। यहाँ पर एनसीएलटी में अपील करने का टाइम है 60 डेज़ और अगर कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है देन 90 डेज़। ओके। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क है? ट्रांसफ़र आप खुद से कर रहे हो, आपका वॉलंटरी एक्ट है, आपकी मर्ज़ी से आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो। जबकि ट्रांसमिशन क्या होता है कि लॉ की मर्ज़ी से, लॉ में कुछ ऐसा आपका कंडीशन आ गया जिसकी वजह से आपके शेयर्स आपको छोड़कर किसी और को देने ही पड़ेंगे, ठीक है। सॉरी। तो अगर आपको ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको ट्रांसमिशन बोलेंगे। बट अगर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, ट्रांसमिशन लॉ की वजह से हो रहा है तो ज़रूरी नहीं आपको सामने वाले से पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। एंड जबकि आप खुद से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बेचना चाहते हो तो आप पैसे तो लोगे ना उसके बदले। तो वॉलंटरी ट्रांसफ़र में आपका कैश इन्वॉल्व होता है या कुछ भी आपका इन्वॉल्व हो सकता है, आपका कंसिडरेशन, कोई ना कोई कंसिडरेशन ज़रूर होगी उसमें। देन आपका डिबेंचर्स ऊपर हेडिंग वॉज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो शेयर्स हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसफ़र कैसे होता है वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर्स भी पढ़ चुके हैं। अब डिबेंचर आ गया। डिबेंचर एक टाइप का लोन है कंपनी के लिए। कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं तो जो भी पैसा आया है वो पर्टिकुलर टाइम में आपको रीपे करना होगा। कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए डिबेंचर इशू होते हैं, विद इंटरेस्ट आपको रीपे करना होता है, ठीक है। अब आपको कितने टाइप के डिबेंचर्स है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटी ली है या नहीं ली, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हो सकते हैं। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ शेयर्स कि वो कन्वर्टेबल है शेयर्स में कि नहीं है, रिडीमेबल हैं या नहीं है, ठीक है। देन आपका ट्रस्ट डीड बनता है डिबेंचर्स में। जो भी ट्रस्टीज हैं होल्ड द टाइटल डीज ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ठीक है। मॉर्गेज प्रॉपर्टी ये किस केस में आएगा? सिक्योर्ड डिबेंचर के केस में, ठीक है। सिक्योर्ड डिबेंचर के केस में आपके पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी होगी विच प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम मिस यूजिंग द टाइटल डीड्स फॉर एनी पर्पस, ठीक है। अब आपने कोई ट्रस्ट डीड बना ली है तो उसके बेसिस पे आपको कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। जो ट्रस्टीज़ होते हैं उनको पावर दी जाती है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड रखे और उनको प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन रखे, उसको डैमेज ना होने दें, ठीक है। ट्रस्ट डीड क्यों रिक्वायर्ड है? कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, कंपनी को ऑफर देती है तो उसके मेंबर्स को आपको बताना होगा कि हमने एक ट्रस्ट डीड ऐसे बना रखी है और हम कॉन्फिडेंस में लेके ये सब काम कर रहे हैं, कुछ भी घपला नहीं कर रहे हैं कंपनी में, ओके। देन अगर आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर आपने इशू किए हैं तो डीआरआर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। डीआरआर आपका प्रॉफिट से क्रिएट होता है और आपको जब भी डिविडेंड पे करना है तो आप डीआरआर यूज़ करके पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डीआरआर नहीं किया क्रिएट तो वेयर एट एनी टाइम द डिबेंचर ट्रस्टी कम्स टू अ कंक्लूजन दैट द एसेट्स आर इनसफिशिएंट, अगर आपने डीआरआर क्रिएट नहीं किया और आपको लगता है कि कंपनी के एसेट्स सफिशिएंट नहीं है डिविडेंड वगैरह पे करने के लिए तो डिबेंचर ट्रस्टी ट्रिब्यूनल को पिटीशन फाइल कर सकता है, ठीक है। कंपनी ने अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया तो उस केस में एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को फाइल हो सकती है एंड कंपनी को ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप ये बैलेंस जो भी आपका पेमेंट है वो आप पेमेंट कंप्लीट करो। अगर कुछ भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तब भी कंपनी ने तब भी डिफ़ॉल्ट किया तो जितने भी ट्रस्टीज़ हैं, जो भी बंदा लाइबल है उसको 3 इयर्स की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 5 लाख का फ़ाइन है या फिर जेल और फाइन दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा डिबेंचर का टॉपिक भी ख़त्म हुआ है।